नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू गल्लां बातां। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर फाजिलका सिविल हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ जो आज डॉक्टर हैं वो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। फाजिलका के फर्स्ट फीमेल हैं जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम करते हैं मैम का। मैम का नेम है डॉक्टर आशिमा सेठी। वेलकम मैम। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया आने के लिए। Yeah. मैम जैसे ही पब्लिक को बताया कि आप आ रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए पूछने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैम बेसिकली मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि आप बेसिकली फाजिलका से ही हैं या आप कहीं और से, और आपकी ड्यूटी फाजिलका है? नहीं, मैं बेसिकली फाजिलका से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली फाजिलका से ही है। मेरा बर्थ भी यहीं का ही है। ओके। एंड आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहीं से है, बाहर से हुई है? हाँ नहीं, मेरी स्कूलिंग यहीं से है, डीएवी से। ओके। एंड देन मेरा यूजी जो है वो बठिंडा आदेश से है और मेरा पीजी जो है वो सीएमसी लुधियाना से है। मैं भी डीएवी से ही पढ़ा हूँ बट यहाँ तक नहीं पहुंच पाया मैं। चलो, जहां भी पहुंचे एटलीस्ट आज हम सामने बैठ के एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, कहीं डीएवी वाले मिल ही जाते हैं। एग्जैक्टली। तो फाइनली मिल गए। हाँ जी। एंड मैम कुछ ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो ट्रेनिंग थी वो यहीं हुई है, कहाँ पे हुई है? ट्रेनिंग मेरी सीएमसी में ही थी 3 साल लुधियाना। मेरा पीजी वहीं से ही है। एंड देन उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया यहाँ पे। तो मैम वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा सीएमसी का? सीएमसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई थिंक उसके एक्सपीरियंस की वजह से मैं यहाँ काम कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से। मैम वहाँ के और यहाँ के क्लाइमेट में और वैसे क्या डिफरेंस है पेशेंट्स के अंदर, कुछ नजर आया? पेशेंट्स तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा डिफरेंस रहता है जगह के अकॉर्डिंग। लाइक सीएमसी एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जी। तो आप वहाँ हर तरह के केसेस हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में हर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी नहीं होने की वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है। अदरवाइज पेशेंट लोड सेम है। थोड़ा डिफिकल्ट केसेस के लिए हमें कभी कभी बाहर रेफर करना पड़ता है क्योंकि सारी फैसिलिटीज कभी कभी नहीं अवेलेबल होती, बट मैक्सिमम फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है हमें यहाँ पे। तो आपको अपने शहर में ही ड्यूटी करने का मौका मिला और फर्स्ट फीमेल ईएनटी आप फाजिलका के। मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि मुझे मेरी ही सिटी में फाजिलका में ये चांस मिला, जो मेरा एक ड्रीम भी था कि मैं यहाँ लोगों की सेवा करूँ। जी मैम, वही है ना कि यहाँ पे ईएनटी स्पेशलिस्ट भी बहुत कम हैं, और अगर हैं तो सारे मेल्स हैं। तो फर्स्ट फीमेल आप ही हैं जो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। जी। चलो, जेंडर का डिफरेंस आई थिंक नहीं मैटर करता। ये है कि आपका ट्रीटमेंट कैसा है वो मैटर करता है। लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एक फीमेल डॉक्टर को वो मैनेज करना, बट जब आप उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं तो उनको एक बिलीफ दिलाना जरूरी होता है कि डॉक्टर इज ऑलवेज अ डॉक्टर, इट इज नॉट अ जेंडर बाइस्ड। बट मैम जो अपना एरिया है वहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि जो फीमेल्स हैं वो मेल डॉक्टर के पास जाके खुश नहीं है या वो जाना ही नहीं चाहती हैं, तो जिस वजह से प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं उनकी। नहीं, आई थिंक ईएनटी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक फीमेल्स मेल्स के पास नहीं जाना चाहती या मेल्स फीमेल्स के पास। ईएनटी में ऐसी दिक्कत अभी तक मैंने फेस नहीं करी। ओके। बट जहां तक मेरे को पता चला तो ये प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं। जी, लेकिन हाँ हो सकता है, लेकिन अपने लेवल पे हम हर पेशेंट को लाइक एज अ फैमिली समझ के ट्रीट करते हैं। तो आई थिंक उनको हम अपने तरीके से कंफर्टेबल करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के अच्छे से जितना हम कर सकते हैं अपने लेवल पे। वो कहते हैं ना कि पेशेंट आधा तो तभी ठीक हो जाता है जब डॉक्टर आगे से प्यार से बात करता है। जी, पेशेंट को ये जरूर रहता है कि उनकी बात अच्छे से सुनी जाए। तो हमारा मेन यही रहता है कि उनकी बात अच्छे से सुन के हम डायग्नोसिस तक पहुंचे, उनकी कंप्लेंट्स भी सुने एंड देन ट्रीटमेंट समझाना, मेडिकेशन समझाना, ये सब इसी में पेशेंट हमसे लाइक खुश होके हम पे विश्वास करके एटलीस्ट हमारी बात फॉलो करते हैं एंड देन ठीक भी हो जाते हैं। हम जब फाइनलाइज कर रहे थे कि नेक्स्ट गेस्ट किसको बुलाएं तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई आपकी। मेरे को बहुत जनों ने रिकमेंड किया, मेरे फ्रेंड सर्कल ने, मेरे को कुछ डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया आपका। अभी हमने लास्ट मंथ डॉक्टर करमजोत का भी किया था तो वो भी आपको रिकमेंड करके गए थे। ओके। तो मैंने भी काफी कुछ देखा आपके बारे में, सुना, तो फिर मेरे को यही था कि नेक्स्ट गेस्ट आपको ही बुलाया जाए कि लोगों को भी इस बारे में पता चले एंड आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो सेवाएं हैं उनका फायदा ले लोग। जी, ये तो लोगों का प्यार है जिन्होंने समझा इस लायक मुझे कि चलो मैं एटलीस्ट ये लोगों में अवेयरनेस के लिए फिर से लाइक एक वो कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ सबका जिन्होंने आपको एटलीस्ट मेरे रिकमेंड किया। मैम क्वेश्चन स्टार्ट करते उससे पहले मैम प्लीज चाय लीजिए साथ साथ। एंड बब्बर स्वीट्स की तरफ से स्वीट है, प्लीज। थैंक यू जी।
मैम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ईएनटी क्या चीज़ है, प्लीज तो थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए आप। जी, ENT is basically ear, nose, throat. We include thyroid also and head and neck cases also. लेकिन जैसे मैंने देखा है पेशेंट नहीं, लोकल सबको लगता है कि ENT शायद बहुत एक छोटी ब्रांच है, बट इसमें बहुत सारे केसेस हैं। मेनली जो मैंने यहाँ केसेस देखे वो ईयर के केसेस हैं। तो ईयर के केसेस में आपको मेजरली क्या केसेस देखने को मिलते हैं? ईयर में मेनली जो लोगों को प्रॉब्लम रहती है वो डिस्चार्ज की रहती है, लाइक जैसे आप कह सकते हैं कान से रेशा आना। जी, तो कान से रेशा आना वो उसके भी बहुत सारे कारण रहते हैं। मेजरली प्लीज डिस्कस कीजिए क्या जी, क्या है। इसमें मेजरली ये रहता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग रहती है कान में, जिसकी वजह से वो ईयरबड्स यूज करते हैं। जी, लोगों को लगता है हम घर पे कान साफ कर सकते हैं, दैट इज लाइक ईयर क्लीनिंग, बट जी। आइडली वी शुड नॉट डू दैट एट होम। तो ईयर क्लीनिंग की वजह से वो बहुत ब्लाइंडली ईयरबड्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कब उनके कान का पर्दा फट जाता है। एंड देन जब उनको डिस्चार्ज रहता है या सुनने में दिक्कत रहती है, देन दे कंसल्ट अ डॉक्टर, कि तब पता चलता है कि हाँ ईयरबड यूज की वजह से कान का पर्दा फट जाता है। तो मोस्ट कॉमन रीजन जो मैंने देखा है यहाँ लोगों में यही है, कान का पर्दा फटने का, जिसकी वजह से ईयर डिस्चार्ज आता है। जब तक लोग आपके पास पहुंचते हैं तब तक तो काम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। जी, एक्चुअली पेशेंट को लगता है कि कान का पर्दा फट गया, रेशा आ रहा है, दवाई डाल के ठीक हो जाएगा। जी, ये ठीक है, 3 दिन 4 दिन आप दवाई यूज करो, ड्रॉप्स यूज करो, ठीक रहता है। बट अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमें पूरा देखने के बाद, उनका टेस्ट करने के बाद सब कुछ, तो हमें कभी कभी पेशेंट को मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर पर्दे में छेद बड़ा है तो हमें सर्जरी के लिए एडवाइस करना पड़ता है उनको, जिसके लिए पेशेंट हमेशा अवॉइड करता है। मेजरली वही है ना कि लोगों के अंदर डर बना रहता है कि हमें पता नहीं कितना टाइम हॉस्पिटल में रखेंगे, हमारे साथ क्या ट्रीट होगा। जी, पेशेंट हमेशा परमानेंट ट्रीटमेंट चाहता है कि 2 दिन में ठीक होने के लिए, बट वो धीरे धीरे जब दिक्कत सुनने में बढ़ती है, देन पेशेंट को रियलाइज होता है कि नहीं, हमें सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए था पहले। मैम ईयरबड्स की बात आई, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि जैसे गली में घूम रहे होते हैं वो कान साफ करने के लिए, जी। तो उनसे कान साफ करवाना चाहिए या जी, नहीं? बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर आई विल से कि आपको जब भी ईयर क्लीनिंग करनी है, फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, डॉक्टर, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको जाना चाहिए। एंड फर्स्ट आपको कान चेक कराना चाहिए, एंड पहले आपकी कंप्लेंट बतानी चाहिए कान में दिक्कत क्या आ रही है, एंड देन वो कान चेक करेंगे, देन ही और शी विल क्लीन योर ईयर, डॉक्टर विल क्लीन। ओके, तो डॉक्टर से ही क्लीन करवाएं अगर कुछ जी, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो। डॉक्टर से ही क्लीन कराना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन ये एक स्किल्स हैं क्लीन करने के लिए। एवरीबडी कांट डू इट, एंड आप खुद से भी नहीं कर सकते, बिकॉज ब्लाइंडली करना, बिना देखे करना, आपको पता नहीं है। जी मैम। जी, एक मैम मैं देख रहा था कुछ वीडियोस रील्स आ रही थी ईयर क्लीनिंग के लिए, आजकल एक है ना वो कैंडल टाइप आता है, जी, जी। तो उससे रियलिटी में क्लीन होते हैं ईयर्स या नहीं? नहीं, मैं एडवाइस नहीं करती उस चीज के लिए, एंड आई थिंक कोई भी डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा, बिकॉज जो उसके आगे एक वो ट्रांसपेरेंट स्टिक रहता जी। है, वो कभी कभी जब आप खुद से क्लीन कर रहे रहते हैं, वो अंदर ही उसके अंदर टूट जाता है, तो वो फिर कल को इश्यू हो जाता है कि उससे आपका पर्दा फटने के चांसेस रहते हैं, मल्टीपल इंजरीज हो जाती हैं कान के अंदर, एंड देन आई विल नेवर रिकमेंड दैट थिंग। डॉक्टर के पास तो जाना ही बेटर पड़ेगा। कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जितनी जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करोगे उतना ही बेटर है। हाँ भैया, डॉक्टर के पास तो आपको पहले भी जाना पड़ेगा और बाद में भी, तो इससे अच्छा Exactly. पहले ही चले जी, जाओ। बिल्कुल, यही मानना है मेरा भी। मैम कान की बात चल रही है, ईयर्स की बात चल रही है, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है। आजकल है ना जितने भी यंगस्टर्स हैं या कोई भी पर्सन हैं, वो ईयरफोन्स लगा के रखते हैं पूरा पूरा दिन, बाइक पे चलते हुए बात करने के लिए ईयरफोन्स है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि लगा के रखने चाहिए, कितनी देर तक लगा के रखने चाहिए? ये जो अभी एक ईयरफोन्स का, हेडफोन्स का ट्रेंड इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से हियरिंग लॉस के केसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। जी, पहले के टाइम पे यंगस्टर्स में हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती थी, विद एज रहती थी, वो दैट इज एन एजिंग थिंग कि आप कह सकते हो, जिसको हम प्रेस्बाइक्यूसिस का नाम देते हैं, कि जो एक ओल्ड एज में रहती जी। है, विद एज आपका नर्व्स वीक हो जाता है एंड सुनने में दिक्कत। बट अभी जो ईयरफोन्स की वजह से है, कंटिन्यूसली यूज करना इज नेवर रिकमेंडेड। आपको जॉब के लिए जरूरत है या कुछ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो पूरे दिन में, बट कंटिन्यूसली यूज करने में अर्ली एज में, वन यंगस्टर्स में
13 to 14 ईयर्स के बच्चों में आजकल हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो रहा है ड्यू टू कंटिन्यूस यूज ऑफ हेयरिंग एड्स, तो आई विल नेवर रिकमेंड। मैक्सिमम हमें कितने टाइम तक ईयरफोन्स लगा के रखने चाहिए, अगर हमारी मजबूरी भी है तो भी? मजबूरी इज लाइक अगर आपका जॉब है तो यू कैन यूज स्पीकर्स, लाइक आपका फोन का स्पीकर यूज जी। कर सकते हो। अदरवाइज जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनमें भी लाउड एक्सपोजर रहता है जी। नॉइस को, तो वो अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट आपको नॉइसी सराउंडिंग्स में एक रहता है कि एक ऐप भी आता है, आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो SPL के नाम से, साउंड Okay. प्रेशर लेवल। उसमें आप कहीं भी नॉइसी सराउंडिंग में आप चेक कर सकते हो कि अगर 90 डेसिबल से ज्यादा कहीं भी साउंड रह रहा है तो यू कांट स्टे देयर फॉर लाइक मोर देन आवर। आप लाइक आवर और आप यू कैन से 30 मिनट्स टू 1 आवर आप नहीं स्टे करना चाहिए। Okay. एक लाउडनेस हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए। और ईयर लाइक हियरिंग ये यूज करना, आप ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स इज नॉट एडवाइजेबल। मैम इसके बाद एक क्वेश्चन मेरा ये है कि कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम वैसे नॉर्मली भी बैठे होते हैं ना, तो हमारे कान में शों शों की आवाज आती रहती है, जी। तो क्या चीज है वो? शां शां की आवाज के भी वही बात है कि उसके भी बहुत सारे कारण रहते हैं। कभी कभी अगर हमारे कान में ईयर वैक्स है, इम्पैक्टेड ईयर वैक्स की जमा हुआ कान में मैल पड़ा है, तो उसकी वजह से भी शां शां की आवाज रहती है। तो उसमें भी यही रहता है कि आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाके चेक कराना है, आपको एक लाइक रूल आउट कराना है इसका क्या कारण हो सकता है शां शां की आवाज का। मोस्टली ये दिक्कत ओल्ड एज में रहती है, ओल्ड एज के पेशेंट्स को। तो ओल्ड एज के पेशेंट्स के लिए मेनली ये रहता है कि हाँ उनका नर्व्स वीक रहते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत रहती है। तो उसको यही है कि आप जितना अवॉइड कर सकते हो तो उतना अवॉइड करो, बट देयर इज अ नो परमानेंट मेडिसिन फॉर दिस थिंग, टिनाइटिस एंड हियरिंग लॉस। मैम वही है कि मैं ये देख रहा था, मैं खुद भी कहीं ना कहीं ये चीज करता हूँ, बट मेरे को गलत लगती है ये चीज कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के जाने की बजाय हम मेडिकल पे जाते हैं कि जी। हमें ये प्रॉब्लम है और वो हमें बिल्कुल। मेडिसिन दे देते हैं। जी, ये दिक्कत रहती है। पेशेंट हमारे पास आता है ऑलरेडी 5 डेज मेडिसिन खा के, कहाँ से खाया है, केमिस्ट शॉप से खाया है। तो दैट विल समटाइम्स लाइक आपको लगता है कि ठीक है, इट इज नॉट अ सिंपल खांसी जुकाम जो जी। आप घर पे ले सकते हो, एटली तो वो भी रिकमेंड नहीं रहता। यू शुड फर्स्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। बट यही रहते कभी कभी पेशेंट इतनी दिक्कत लाइक अब उसका बढ़ जाता है कि उसके बाद मेडिकेशन ट्रीटमेंट कई बार नहीं इतना वर्क करता इफेक्टिवली, तो उसके लिए फिर हमें वो दिक्कत बढ़ जाता है, तो हमें कभी कभी हायर सेंटर्स में भी रेफर करना पड़ता है पेशेंट। आगे है ना मैम, जैसे हम छोटे होते थे तो आपने एक चीज देखी होगी कि पहले के जो लोग थे ना वो कानों में सरसों का तेल डाल देते होते थे। जी, ये तो अभी भी बहुत कॉमन है। अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जी कान में दर्द था रात में, क्या किया, तेल डालिए। किसने बोला? नानी ने बोला, दादी ने बोला, वो नानी के नुस्खे, दादी जी। के नुस्खे। बट एक्चुअली आपको कान में तेल या कुछ भी लाइक बिना रिकमेंडेशन के नहीं डालना चाहिए। जस्ट तेल डालने से कान में फंगस लग जाता है, जिसको हम उल्ली का नाम जी। देते हैं। तो वो कभी कभी क्या रहता है, आपके जुकाम की वजह से भी कान दर्द है, तो उसमें ये सब चीजें काम नहीं रहती। तो बेटर है आप दिखाओ उसको। और एक बार अगर उल्ली लग जाए तो वो बहुत पेन करता है, फिर आपको क्लीन कराना पड़ता है। तो बेटर है आप पहले ही एक कंसल्टेशन लेके प्रॉपरली, फिर आप अपना ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर एडवाइस करे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से कभी भी रिकमेंड नहीं होता आप घर पे तेल डालो या किसी भी तरीके का कुछ जी। भी डालो। मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नोज के रिगार्डिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि जैसे कई लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमारे नाक की हड्डी टेढ़ी है, जी। तो लोग डरते रहते हैं इस चीज से कि हमें ऑपरेट करवाना पड़ेगा, क्या होगा आगे हमारे प्रॉब्लम्स इंक्रीज ना हो जाएं, तो प्लीज थोड़ा सा ये बताइए। हाँ, बहुत सारे ओपीडी में कभी कभी रहता है कि काफी पेशेंट्स आ जाते हैं कि हाँ ये नाक की हड्डी टेढ़ी है, किसने बताया, बचपन में बताया, किसने देखा, हमने बाहर दिखाया था, हमें ऐसे लगता है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि 95% लोगों की हड्डी टेढ़ी है, लेकिन सबको सर्जरी के लिए हम नहीं बोलते। तो सबको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। सर्जरी सिर्फ उन केसेस में एडवाइजेबल होती है जिनको कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जिससे ज्यादा हड्डी टेढ़ी होने की वजह से नाक से सांस लेने में दिक्कत आती है, कभी कभी नाक से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं, और भी काफी कारण है, तो वो सब देखने के बाद हम एडवाइस सॉरी। करते हैं। जी।
हाँ, तो वो सब देखने के बाद हम एडवाइस करते हैं कि सर्जरी कराना है या नहीं। तो हर नाक की हड्डी में ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहती। नॉर्मली है कि लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ आपको जी प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल। आप डॉक्टर को दिखाइए। हाँ, अगर आपको उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, रात को दिक्कत आ रही है, लेटने में दिक्कत आ रही है, नाक से खून आ रहा है, ऐसे कई और कारण है, वो आ रही है तो हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। अदरवाइज हर केस में आपको जरूरत नहीं रहती सर्जरी की। नोज के रिगार्डिंग मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। खराटे जी बहुत ज्यादा, कई लोग जी तो बहुत जोर जोर से लाउडली लेते हैं कि सोना भी मुश्किल हो जाता है आसपास वालों का। जी। तो इसका रीजन क्या है मैम खराटों का? सी देखिए, दो तरीके, दो लाइक जो बच्चे रहते हैं, एक एक बड़े रहते हैं। तो बच्चों में मोस्ट कॉमनली जो हमने देखा है, जो बच्चे मुंह खोल के सोते हैं या खराटे लेते हैं, तो उनमें एडेनॉइड्स की दिक्कत रहती है। वो कुछ पेरेंट्स आपको आके कंप्लेन करेंगे कि ये मुंह खोल के सोता है, इसको हमेशा जुकाम रहते, ठीक नहीं होता। तो उसमें मैंने देखा मोस्टली उसको खांसी जुकाम की दवाई दे के ठीक कर दिया जाता है, बट उसको एक्चुअली इवेल्युएट नहीं किया जाता। तो मुझे ऐसा लगता है हर ऐसे पेशेंट को आपको लाइक देख के एडेनॉइड्स के लिए जरूर रूल आउट करना चाहिए। ओके। एंड जहां तक बड़ों की बात आती है, तो मोस्टली अगर हम अपने पंजाब खास करके फाजिलका की बात करें, तो वेट गेन बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज्यादा है। बल्कि नेक बहुत बड़ा जी। इशू है। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बचपन में इवेल्युएट नहीं कराया, उनको टॉन्सिल्स का साइज ज्यादा है, टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी है या एडेनॉइड्स हैं, उसकी वजह से रहता है। किसी किसी का ये रहता है कि खान ओरोफेरिंक्स जिसको हम एक रहते हैं, जहां से खाना पास होता है, जी। वो नैरो होता है। तो ऐसे काफी सारे कारण होते हैं। कभी कभी नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से भी खराटे की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे काफी कारण है, तो वो हम उसको रूल आउट करके उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक क्राइटेरिया रहता है, हम डिसाइड करते हैं पेशेंट का। ये मेनली मेल्स में रहती है, तो उसका हम सारा हाइट वेट बीएमआई चेक करने के बाद उसका देखते हैं, एंडोस्कोपीज करते हैं किस लेवल पे दिक्कत है, एंड एक स्लीप स्टडी रहता है। एंड देन इसका मोस्टली जो पेशेंट्स है वो सीपैप से ठीक हो जाता है। सीपैप इज लाइक कंटिन्यूस ऑक्सीजन देने से। ओके। बाकी मल्टीपल लाइक सर्जरीज आर आल्सो अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। मैंने देखा है कि इस केस के अंदर है ना, लोग नोस्ट्रिल्स भी यूज करते हैं। हाँ, मैंने भी देखा काफी लोग नोस्ट्रल्स यूज करते हैं, बट उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता। लाइक कुछ अगर टाइम आप तक ठीक नोस्ट्रल्स, रहता है, हाँ, फिर वही क्योंकि वो उन लोगों को रीजन नहीं पता हम्म। एक्चुअली में क्या रीजन है ना। तो दैट इज लाइक यू आर फोर्सफुली ओपनिंग योर नोस्ट्रल्स, तो उसका इतना बेनिफिट रहता है, आई कांट से, मतलब मुझे नहीं लगता वो इतना यूज करना चाहिए। पहले इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या क्या रीजंस हैं, देन आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप वाइज उसको ट्रीटमेंट लेके ठीक कर सकते हो अच्छी से। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब मौसम चेंज होता रहता है, विंटर्स का टाइम है, तो मोस्टली बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं उनको जुकाम की प्रॉब्लम रहती है। जी और उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बजाय वही केमिस्ट के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन के अंदर स्टेरॉइड्स भी काफी होते हैं, जी तो एक डोज के बाद वो ठीक हो गए, हम ठीक हैं जी, बट वो बाद में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा निकल के आती है कि ठीक हो बहुत मुश्किल से होती है। या इसके अंदर है ना, मैंने कई बार सुना है वही दादी नानी के नुस्खे, स्टीम ले लो जी। ठीक हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा अंदर से। तो आप इसके अंदर मैम क्या ट्रीटमेंट बताना चाहोगे? जैसे अभी यहाँ विंटर्स का वेदर लाइक चल रहा है, विंटर्स जी। चल रही है, तो इसमें मैं यही बोलूंगी जो खांसी जुकाम रहता है, तो ये ठंड की वजह से नहीं, ज्यादा जो दिक्कत रहती है वो वायरल की वजह से रहती है। तो वही अल्टीमेटली वही है, आप आपका सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको दिखाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स हर केस में या स्टेरॉइड्स लेके आप नहीं जी। अपना चला सकते। एंड मोर ओवर इस ऐसे केस, ऐसे वेदर में आपको एलर्जिक केसेस भी बहुत मिलते हैं। तो लाइक बहुत ज्यादा छींके जी। आना, आंखों से पानी आना, तो बेटर है अगर जो ये एक एलर्जी के लिए यूजली हम जैसे नेजल स्प्रे देते हैं पेशेंट्स को, तो बेटर है जब आपको पता है कि वेदर चेंज हो रहा है, तो ये 1 मंथ के लिए आप अपना स्प्रे कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं या ऑन एंड ऑफ भी यूज कर जी। सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। एंड जहां तक यूआरआई की बात आती है, तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस जो आते हैं और लाइक एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम इसके बाद हम आते हैं थ्रोट के ऊपर। जी गला पेन होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मेरा गला पेन होता है, पापा कहते हैं गला मलवा ले, जी मालिश करवा ले, सेट हो जाएगा। जी तो क्या ये करना ठीक है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गला में दर्द है तो आप गला दबा के ठीक नहीं कर सकते ना। तो वो वही रहता है, अगर आपके थ्रोट में पेन है तो अकॉर्डिंग टू एज यू हैव टू इवेल्युएट। जी। लाइक
अगर यंगस्टर्स हैं, इट डिपेंड्स ऑल्सो कि इतने दिन की हिस्ट्री है। लाइक हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स आती है, लाइक फीमेल्स में बहुत कॉमनली इशू रहता है, लाइक थोड़ा आप कह सकते हो दे आर लाइक थोड़ा मेंटली वो रहती है कि हमारे गले में दर्द है तो कहीं कैंसर ना बन जी। जाए। जो उनसे बात करके मैंने देखा, कारण यही लगा मुझे कि किसी ना किसी के बारे में उन्होंने सुना है अपने घर के अंदर, आप रिलेटिव्स में, आपस में, नेबर्स में, या किसी से भी कि गले में दर्द हुआ तो कैंसर हो गया गले। तो मैं यही कहना चाहूंगी, हर गले का दर्द कैंसर नहीं नहीं है। होता। आपको थोड़ा इस चीज को लाइक डॉक्टर के पास जाके बात करके उनकी बात को मानना चाहिए। बहुत सारे लोग रहते हैं कि नहीं आप मेरा ये टेस्ट भी करा दो, मेरा ये टेस्ट। तो पेशेंट को कभी कभी समझाना बहुत डिफिकल्ट रहता है कि आपका थ्रोट पेन है तो जरूरी नहीं है कि ये कैंसर ही होगा, तो लेट अस डायग्नोस, लाइक आपको हमें इवेलुएट करने दीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप गले के दर्द को अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज को, बट हर गले का दर्द कैंसर नहीं रहता। गला पेन होने की सिचुएशन के अंदर हम कई बार वो टैबलेट होती है जो हम खाने लग जाते हैं, नाम मैं ले नहीं सकता, जी। तो उससे कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है, बट फिर बाद में वही प्रॉब्लम आती है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है या वैसे ही इफेक्टिव होती हैं ये चीजें? देखो, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है या नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये पेशेंट को अपने लेवल पे सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीजों का एडवर्टाइजमेंट है, तो आप हर चीज अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते। वही रहता है अल्टीमेटली कि अगर आपको लगता है गले में दर्द है, पहले कारण पता कीजिए कि किस वजह से दर्द है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है पेशेंट प्रिकॉशंस लेता है तो ठीक हो जाता है। हर बार दवाई से भी नहीं, प्रिकॉशन से ही ठीक हो जाता है। मेडिसिन के साथ साथ प्रिकॉशंस भी कंपलसरी है और बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है कि आप मेडिसिन लेते रहो, ऊपर से प्रिकॉशंस आप फॉलो ना करो नहीं तो जी, मेडिसिन जितनी मर्जी ले लो। ये तो पेशेंट को समझाना सबसे जरूरी रहता है कि दवाई भी तभी असर करेगी अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे। तो मेजरली क्वेश्चंस मेरे यही थे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कस करके। मैम, अगर आपके पास कुछ डिफरेंट केसेस आए हो तो प्लीज डिस्कस कीजिए हमारे साथ, पब्लिक के साथ। हाँ, मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन इस रीजन में कैंसर के केसेस भी काफी हैं। तो एज पे डिपेंड करते हुए मोस्टली 60 के अराउंड की जो एज रहती है, 55 टू 65 या अबव एज के जो लोग रहते हैं, अगर उनको कभी भी खाना खाने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उनके नेक में मतलब गर्दन में कहीं भी सोजिश है, या नाक से बिल्कुल सांस नहीं आ रहा उनको, तो मेरा मानना ये है कि उनको एक बार ईएनटी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए कि कोई मास वगैरह तो नहीं है, कोई स्वेलिंग है, उसको जरूर इवेल्युएट कराना चाहिए। कि फर्स्ट अगर आप फर्स्टली डायग्नोज कर लेते हो तो वो हमारे लिए भी हेल्पफुल है, ट्रीटमेंट देना प्लस पेशेंट के लिए भी है। एंड दैट इज अ लाइफ सेविंग, कि उसका एक ट्रीटमेंट रहता है। पेशेंट कभी कभी उस चीज को इग्नोर कर देता है, तो मैं यही कहना चाहूंगी ऐसी चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। मैम, कुछ चीजें ये भी हैं कि अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है, अगर वो पर्सन किसी के साथ डिस्कस कर रहा है तो सामने वाला उसको डरा देता है कि यार ये चीज हो सकती है, वो चीज हो सकती है। वो चीज नहीं भी होती है डरने वाली, वो बेचारा वैसे ही डर जाता है कि यार ये चीज हो जाएगी मेरे साथ। जी, ये एक पेशेंट की साइकोलॉजी रहती है। अगर कल को अब मैं भी पेशेंट हूँ या मेरी फैमिली भी पेशेंट है, अगर हमें भी ये चीज बताई जाएगी, ठीक है, बीइंग एजुकेटेड, हम एजुकेटेड, मुझे से लगता है हम डॉक्टर्स की बात को ज्यादा वो मानेंगे, लेकिन सबके घर में एक ऐसा नहीं रहता। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत है, वी डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, तो आपको आके डिस्कस करना चाहिए क्या एक्चुअली में ऐसी चीज है भी या नहीं। तो हम लोग बैठे हैं समझाने के लिए। तो मुझे से लगता है कि एक उस पर्सन से जाके डिस्कस जरूर करना चाहिए जिससे रिलेटेड वो केस है। इट्स नॉट अबाउट ओनली ईएनटी, बट वो चाहे ईएनटी है, चाहे वो गायनी है, चाहे वो स्किन है, चाहे वो साइकेट्रिक का केस है, जो भी है, तो आई थिंक डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत जरूरी है ये चीजें। तो मेरे मेजरली जितने क्वेश्चंस थे या पब्लिक के जितने क्वेश्चंस थे वो आपने कवर अप कर दिए। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हमारी टीम गल्ला बाता के लिए आपके पास कुछ सजेशंस या फीडबैक हैं तो प्लीज दीजिए। आपकी टीम के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप एक मेडिकल फील्ड का अवेयरनेस लोगों में दे रहे हो, तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं होगी। कि आई थिंक आपको और ऐसे लाइक करने चाहिए, लाइक ताकि और अवेयरनेस लोगों में हो हर तरह के लाइक फील्ड की।
जी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे ही लाइक अवेयरनेस लोगों को अवेयर करते रहो। ये एक बहुत अच्छा काम है आई थिंक, लोगों को अवेयर करना, खास करके एक ऐसे सिटी में फाजिलका में जहाँ पे ये ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है लोगों को अवेयर करने के जी। लिए। तो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया तो सब लोग चलाते हैं। तो आई थिंक इट इज द बेस्ट वे टू गिव योर मैसेज टू योर पेशेंट्स, टू योर पॉपुलेशन। तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैम हमारी भी कोशिश यही थी, हमने यही सोच के स्टार्ट किया कि फाजिलका को कुछ न्यू देते हैं जी कि जो उनके लिए हेल्पफुल हो। जी तो बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके। तो कहते हैं ना कि सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, बट ये चीज डॉक्टर के केसेस के अंदर लागू नहीं होती है। जो वो डॉक्टर बोलते हैं तो वो उनकी सुननी भी है और उनकी माननी भी है। और इसके अंदर ये चीज है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम ना आए आपको इन फ्यूचर। मैम आए, इतनी अच्छी डिस्कशन रही, तो मैम को थैंक यू कहते हैं। मैम थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम मेरा दिया फर्ज हमें। था। आप एक एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी हेल्प करूँ इस चीज में। एक दूसरे की हेल्प से आई थिंक हम लोगों को अवेयर कर सकते जी मैम, बहुत अच्छी डिस्कशन रही मैम के साथ। तो मेरा यही कहना है कि अपने डॉक्टर खुद ना बनो, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। बट ये चीज डॉक्टर्स के केस में अप्लाई नहीं होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। ये जो डॉक्टर्स है ये हमारे लिए ही बैठे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मैम को अपने लिए ही फाजिलका में भेजा है, तो इनकी हेल्प जरूर लीजिए, कभी मना नहीं करते हैं, मैंने खुद देखी हुई है ये चीज। तो आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड बताइए जरूर कि कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए कि कैसा लगा। एंड मैम ये हमारे और बब्बर स्वीट्स की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय हिंद।